रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि रिवीजन आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। पहली बात, हर बच्चा डिफरेंट सब्जेक्ट कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कुछ शहजादे ऐसे भी होंगे जो 1 कर रहे होंगे, कुछ 4 करने वाले भी चीते होते हैं। तो हर बच्चा डिफरेंट प्लान पे चल रहा है और हर बच्चे के पिछले 4 महीने के करतूत फ़र्क हैं और हर बच्चे का जहन, इंटेलेक्ट फ़र्क है। तो भाई सबके लिए एक प्लान कैसे हो सकता है? तो मुझे अनफॉर्चुनेटली बड़ी हंसी आती है जब मैं सोशल मीडिया पे प्लान चलता देखता हूँ ना कि पहले दिन ये नोट्स ये पढ़ लेना, दूसरे दिन ये सवाल कर लेना, तीसरे दिन ये सवाल कर लेना, तो चौथे दिन ये सवाल करना हो तो ज़बरदस्त पेपर यूँ तैयार होगा। अब पता लगे चीते ने 4 महीने पढ़ा ही कुछ नहीं है तो सवाल करके क्या करेगा वो? उसको तो पढ़ने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़, रिवीजन प्लान हर बच्चे का यूनिक होता है, जो कि डिपेंड कर रहा होगा आपकी पिछले सब्जेक्ट्स आपके कितने हैं, आप कितने सब्जेक्ट पढ़े हो, आपने पिछले 4 महीने में कितना होमवर्क कर लिया हुआ है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट की कितनी वीकनेसेस हैं। आपको उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को टाइम एलोकेट करना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कि भाई ये सवाल कर लो, इसको इतनी बार देख लो, ये आपको कोई बता रहा है तो आपके साथ जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। आई विल गिव यू जनरल गाइडलाइन कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए रिवीजन में। या मैं इस तरह कह लेता हूँ कि मैं जब रिवीजन करता तो मैं कैसे करता होता था, या किस तरह आप ज़्यादा इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे फिर बच्चे का एक ये भी इशू आता है, जैसे मुझे कल ही एक किसी बच्चे का मैसेज आया था, जी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ तो अब मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे तो चीज़ें ग्रिप में नहीं है, मैं क्या करूँ, सोच रहा हूँ ड्रॉप कर दूँ। ये पिछली दफ़ा मेरे साथ एक वाक़या होता, मैंने आपसे बताया इसी तरह पेपर में कोई बच्चा, इसी तरह यही दिन थे, पिछले सेशन में एक बच्चे का मैसेज आया, मैं ऑनलाइन सर आपसे पढ़ रहा था तो मैंने रेगुलर पढ़ा नहीं तो फलाना हो गया ढमकाना हो गया, तो अब मेरे तो इतना चीज़ें पेंडिंग है तो मैं सोच रहा हूँ अब छोड़ ही दूँ पेपर। मैंने कहा बेटे तो पहले तो 4 महीने ज़ाया कर चुका है, अब तो 4 में अगले 2 महीने मज़ीद ज़ाया कर दूँ। तो इतना जुल्म ना करो, 4 महीने जो ज़ाया कर दिए उस पर फातिहा पढ़ो, दिन रात एक कर दो। सोचा था ना देना है, फीस भी जमा करा दिया तो दिन रात एक कर दो। टाइम क्यों ज़ाया करते हो, अगले महीना 1.5-2 महीने क्यों ज़ाया करते हो, ज़िंदगी के 6 महीने क्यों ज़ाया करते हो? 2 महीने में एक्स्ट्रा एफर्ट करके कंपनसेट करो 4 महीने की गलतियों को। उस बच्चे को बात समझ आई, उसने की और रिजल्ट के बाद उसने शुक्रिया का मैसेज किया, सर आपकी मैं उस मैसेज की वजह से मैंने मोटिवेशन की वजह से मैंने मेहनत की और मैं पास भी कर गया। तो पहली चीज़, जो गलती हो चुकी है, जितनी भी गलती हो चुकी है, यू शुड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मेक दैट राइट एंड यू कैन डू इट। ये ध्यान में रखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ा यूनिक, बड़ा स्पेशल बनाया हुआ है। वो जब इरादा करता है ना किसी चीज़ का तो उसको हासिल करने के लिए उसके मुताबिक एफर्ट करे तो अल्लाह ताला की मदद से कर भी जाता है वो। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई अगर कोई कमी कोताही है तो पीछे नहीं हटना, डरना नहीं है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, मैं फिर जनरल गाइडलाइन की बात कर रहा था कि क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। मेरी अप्रोच रहती थी हमेशा कि मैं अपने सब्जेक्ट को लास्ट मंथ में कम से कम 3 दफ़ा पढ़ना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट जब लास्ट मंथ में पेपर में एंटर होता था, कम से कम 3 दफ़ा रिवीजन मैं करना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता था और मैं ऐसे करता तो मेरा दिल चाहेगा कि आप इस तरह प्लान कीजिए। अच्छा, इसमें भी मैं रिवीजन किस तरह प्लान करता था। मैंने सपोज पहले मैं 3 सब्जेक्ट रिज्यूम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक एवरेज बच्चा 3 पढ़ रहा होता है, मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास दिन है से ख़त्म हुए क्लासेस तो 35 दिन मेरे पास रह गए हैं। 35 दिन में मैं सबसे पहले अपने पहला पेपर देखता था। शेड्यूल को आपको देखना पड़ता है, पहला पेपर कब है, किस तारीख को पहला पेपर, 7-6 को फॉर एग्जाम्पल। चलें जी, 6 को कौन सा पेपर है, FAR 2। मैं सबसे पहले रखता था यार FAR 2 की पहला पेपर है, बड़ा अच्छा होना चाहिए, उसके लिए 2 दिन छोड़ दो लास्ट रिवीजन के, या 1 दिन छोड़ दो, जो मुझे लगता है जो भी मेरा कंफर्टेबल जोन है, 1 दिन या 2 दिन उसके निकाल दो। चलिए 35 में से आखिरी रिवीजन FAR 2 की 1 या 2 दिन निकाल दिए, क्योंकि वो बेस्ट होना चाहिए तो उसके लिए 2 दिन निकाल दो, चलो पहले पेपर के। बाकी रह गए 30 डेज, सर लेट्स 30 डेज। हमने कहा 30 डेज में मैंने 3 सब्जेक्ट्स की 2 सब्जेक्ट की 3 रिवीजन करनी है और 1 सब्जेक्ट की 2 रिवीजन करनी है। ठीक है जी, उसके साथ मैं डिवीजन शुरू करता था और मैं पढ़ता होता था। जो मैं एडवाइस करता हूँ आपको भी ऐसे पढ़ना चाहिए। रूटीन में जब पढ़ते आए ना, अभी तक रोज़ का लेक्चर है, हर रोज़ जाके हर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो,
लेकिन जब रिवीजन शुरू होती है फिर अब रोज़ 3-3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए आपको। तब आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना है और टारगेट रखना है भाई ये 4 दिन है मेरे पास, 4 दिन में मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। एक सब्जेक्ट को दिन रात उसी के साथ जुड़ जाना है मैंने। कभी बोर हो गए तो किसी दूसरे सब्जेक्ट की कोई वीक एरिया उसको मैं आधा घंटा दे दूंगा ब्रेक के लिए। बाद का ब्रेक भी चाहिए था, एक सब्जेक्ट पढ़ के मतलब थक जाता है, ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक के लिए किसी सब्जेक्ट यहाँ यार फलाने एरिया का रिपोर्टिंग का मेरा फलाना स्टैंडर्ड ज़्यादा कमज़ोर है तो ये ब्रेक आधे घंटे के लिए, मतलब स्टडी में ब्रेक भी स्टडी करते हैं, ये ध्यान में रखना। इस रवैये से चलोगे ना तो फिर आप पास होते हो। ये नहीं कि ब्रेक का मतलब कि बाहर निकल के जाके मूवी देखा जाके, स्टडी में ब्रेक भी स्टडी से ली जाती है। इस तरह का रवैया रखना पड़ेगा आपको। कॉज पढ़ के बोर हो गए तो भैया वीला पढ़ लो, भाई वीला पढ़ के बोर हो गए हो तो भाई रिपोर्टिंग को जरा नजर मार लें, यहाँ पे बोरियत भी ऐसे खत्म हो गया, फिर इस सीए की तरफ आप सही चलोगे। तो एनीवेज आपने सब्जेक्ट्स को डेज एलोकेट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मेरे पास पहला राउंड लगेगा 15 दिन का, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। हर बच्चे का अलग फ़र्क होगा, मैं कहता हूँ 5-5 दिन लगाए। रियलिटी में कोई बच्चा एक सब्जेक्ट को 6 लगाएगा, दूसरे को 4 लगाएगा, कोई बच्चा रिवर्स करेगा, जिसको ए 4 लगा रहा है उसको बी 6 लगा रहा होगा, क्योंकि आपके 4 महीने कैसे गुजरे कर रहा होगा ना। किसी बच्चे ने 4 महीने में कॉस्ट अच्छी पढ़ी है, लॉ नहीं पढ़ा सही तरह, तो वो लॉ को ज़्यादा टाइम देगा, कॉस्ट को कम टाइम देगा। किसी ने अदरवाइज किया हुआ है, लॉ अच्छा पढ़ा हुआ है, कॉस्ट नहीं पढ़ी, तो वो कॉस्ट को ज़्यादा टाइम दे रहा होगा, लॉ को कम टाइम देगा। इससे भी हट के एप्टीट्यूड भी है, कोई बच्चा न्यूमेरिकल जल्दी पिक करता है तो कॉस्ट को कम टाइम देगा, थ्योरी देर से पिक करता है लॉ को ज़्यादा टाइम दे रहा होगा, अदरवाइज वाइस वर्सा। तो ये हर बच्चे का यूनिक प्लान होने वाला है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन गाइडलाइन रहा है कि मैं शायद पहले 15 दिन रखूंगा फर्स्ट रिवीजन के लिए। भाई 15 दिन में मैंने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस थॉरली रिवाइज करने हैं। और रिवीजन का मतलब मैं फिर बता दूं, रिवीजन का मतलब क्या है, नोट्स से, किताब से, तमाम चीज़ों से, इलस्ट्रेशन से चीज़ों को गो थ्रू करना। दिस इज रिवीजन। पहले 15 दिन में जब मैं तीनों सब्जेक्ट अपने रिवाइज कर रहा हूं तो मैं थॉरो रिवीजन कर रहा हूं और साथ हर चैप्टर के एक 2-2 सवाल भी अनसीन करने की कोशिश कर रहा हूं। थॉरो रिवीजन और एक 2-2 अनसीन क्वेश्चन भी साथ कर लिए जाएं, या क्लास में किए हुए या ड्यूरिंग सेशन किए हुए को अच्छे सवाल हैं वो भी रिवाइज कर लिए जाएं, उनको रीडू कर लिया जाए, जिनसे कॉन्सेप्ट मेरे लगता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स उनमें थी, अक्सर बच्चों ने मार्क किए होते हैं यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, उनको रीडू कर लिया जाए और 2 को अनसीन क्वेश्चन भी देख लिए जाए। सो कंप्रीहेंसिव रिवीजन एंड हर चैप्टर के 2-2 सवाल, 3-3 सवाल, ये मेरा पहला राउंड होगा। 15 दिन का पहला राउंड लगाया, उसके बाद में भी दूसरा राउंड में रखूंगा 8 दिन का या 10 दिन का, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ है, उसमें ये एक्टिविटी फिर रिवाइज करूंगा। थॉरो रिवीजन, फ्यू मोर क्वेश्चन। अब हुआ क्या कि पहली रिवीजन में मुझे मे बी 5 दिन मैंने एक सब्जेक्ट को दिए थे, 5 दिन में से मे बी 4 दिन रिवीजन पे लगे होंगे, 1 दिन प्रैक्टिस का मिला होगा मुझे। लेकिन जब मैं सेकंड राउंड में आऊंगा ना, जिसके लिए दिन शायद मैंने 5 दिन रखे, दिन तो मैंने 3 रखे हुए, लेकिन 3 दिन में से रिवीजन मेरी 1 या 1.5 दिन में हो जाएगी, क्योंकि अब मैंने सारा भी पढ़ के आया ना फ्रेश। रिवीजन मेरी 1-1.5 दिन में हो जाएगी। जो काम मैंने 4 दिन में किया था 1-1.5 दिन में होगा। मुझे 1-1.5 दिन मिल गया मजीद प्रैक्टिस के लिए, उसमें मजीद मैंने क्वेश्चन कर लिया, एक स्टेप और आगे चला गया, ठीक है। और फिर में भी आखिरी राउंड आएगा, उसमें जैसे पर सब्जेक्ट 1 डे मेरे पास बचेगा, तो 1 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट थॉरो रिवाइज किया, प्रैक्टिस ना भी हो कोई हर्ज नहीं है, थॉरो रिवाइज किया, प्रैक्टिस ना भी हो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। तो आप इस अंदाज में, मेरा दिल करेगा कि आप प्लानिंग के साथ एग्जामिनेशन डेज में एंटर हों। और हाँ, आगे फिर ये भी देखना होता है कि किस एग्ज़ाम डे, किस एग्ज़ाम के लिए छुट्टी है नहीं है, वो भी एक फाइनल रिवीजन। अगर छुट्टी आ रही तो फाइनल रिवीजन आप उस दिन के लिए भी रख सकते हो, यार इसकी फाइनल रिवीजन में छुट्टी है तो एक उस दिन कर लूँगा। अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो फिर आपने रिवीजन छोड़नी नहीं है उस दिन के लिए। आज पेपर दिया गया, कल फिर पेपर है, तो आप फिर रिवीजन नहीं उस दिन कर सकते। उस दिन सिर्फ हम कहते हैं क्विक ग्लांस ऑफ द सिलेबस आप करते हो, 4-5 घंटे, इससे ज़्यादा प्लानिंग आपकी होनी नहीं चाहिए। अगर आपके पेपर के दरमियान छुट्टी नहीं है तो आपकी सारा काम पहले होना चाहिए, पेपर शुरू से पहले। उस दिन सर 4-5 घंटे का आपके जहन में प्लान होना चाहिए कि मैं आऊँगा और सिंपली मैं क्विक थ्री करूँगा, डेफिनेशन से, प्रिंसिपल से, फॉर्मेट से, फार्मूला से, दैट्स इट। तो सवाल करने की बात वहाँ पे नहीं होती। सवाल जितने करने एग्जाम से 3-4 दिन पहले आप करके, पेपर शुरू होने से 3-4 दिन पहले आप सारे सवाल करके ख़त्म कर चुके हो, तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप कोई पास पेपर क्वेश्चन को देखने की गलती नहीं करते। जी, ये तो था जिस तरह मैं पढ़ता था, जिस तरह मैं चाहूँगा कि आप पढ़िए, ब्लॉक्स में पढ़िए। एक सब्जेक्ट को पकड़ा है तो 3-4-5 दिन लगा के उसको ख़त्म कीजिए टारगेट रख के। टारगेटेड स्टडी होगी कि भाई मेरे पास इस सब्जेक्ट के लिए इतने दिन हैं,
मैंने इस दिन इतने बजे तक ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और इसमें मैं फिर बता दूं, रिवीजन हैज़ मोर इंपॉर्टेंस कॉस्ट के रेफरेंस से देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको 6 सवाल करने का टाइम नहीं मिला, 10 करने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, 10 ना करो 8 कर लो, 8 नहीं किए 6 कर लिए, लेकिन सिलेबस कंप्रीहेंसिवली रिवाइज करना है। नोट्स, किताब, इलस्ट्रेशन जो क्लास में की हैं उनके थ्रू प्रिंसिपल सारे आपने रिवाइज करने हैं कि भाई क्या क्या होता है, क्या हो तो कैसे। हम बार बार बात करने बताता हूँ कि ये रेक्टिफिकेशन है यहाँ पे, जैसे रीवर्क कॉस्ट थी वहाँ पे, ये सारी आपने पढ़नी है, क्योंकि सवालों में आपको रीवर्क नहीं मिलना प्रोसेस कॉस्टिंग में। शायद हमें प्रोसेस कॉस्टिंग का पास पेपर क्वेश्चन में तो रीवर्क नहीं मिला था ना हमें, एग्जाम में रीवर्क आ सकता है आपको, लेकिन अगर पास पेपर देखते रहे तो रीवर्क होता क्या, भूल भाल जाओगे आप। तो मैं बार बार कहता हूं कि भाई प्रैक्टिस को रिवीजन नहीं समझना, रिवीजन का मतलब नोट्स, ठीक है जी। अब आप सवाल कीजिएगा, आपके दिन में क्वेश्चन है तो करना चाहते हैं जी बेटा। रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें, कॉस्ट अकाउंटिंग के रेफरेंस से अगर बात करें। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं किस तरह सोचता था स्टूडेंट, मेरे पास सिलेक्शन के 2 क्राइटेरिया होते थे। एक क्राइटेरिया, जब सिलेबस रिवीजन करने बैठे हैं ना, तो मोस्ट रीसेंट जो टॉपिक पढ़ा ना वहाँ से शुरू कर दो। एक क्राइटेरिया सिलेक्शन का ये होता है कि जैसे मुझे लगता है कि यार अभी हमने कॉस्ट फ्लो ये तो अभी पढ़ा ना, इसको तो अभी पकड़ के एक दिन में समेट दें, ये तो एक दिन में समेट देंगे। इसके पीछे वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा था, ये भी फौरन कर लो। इसके पीछे से हमने वेरिएंस एनालिसिस पीछे क्या था, सीवीपी था, ये 3 तो ये 4 चैप्टर तो अभी नए नए हैं, इनको तो अभी कर दो। फिर इंपॉर्टेंस वाइज या गिनती वाइज। अब अगेन आप कंफर्टेबल कैसे होते हैं, हर बच्चे का अपना। मुझे जैसे टिक करके ना चैप्टर बड़ी खुशी होती है, चैप्टर खत्म हो गया, तो छोटा चैप्टर मैं पहले ऐसे करता था, पहले छोटे ऐसे खत्म करो यार, ये तो खत्म हो गया ना बात। तो आप किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड और एंगेज रखते हो, ठीक है, क्योंकि करने तो सारे हैं भाई, मतलब या तो होना कि हमने कुछ छोड़ना, करने तो सारे हैं। तो आप कैसे कंफर्टेबल रहते हो, जैसे एग्जाम में मैं आपको कहता हूँ छोटे सवाल पहले करो, आपको मोटिवेशन मिलती है, इसी तरह यहाँ पे भी बात हो सके, छोटे चैप्टर आसान चैप्टर पहले कर लो, छोटे आसान जो लगते हैं जल्दी ताकि टिक होकर खत्म हो। रिसर्च भी करनी प्रेफरेंस है एक, ये ना होगा छोटे करने के चक्कर में वेरिएंस एनालिसिस की बारी 6 दिन बारी है, तब तक बात भूल चुके हो, वो भी एक प्रेफरेंस है कि जो रिसेंट पढ़े उनको पहले किया जाए। और जब कह दिया भाई रिसेंट गुजर गए, आप सारे ही पुराने हैं, तो पुरानों में छोटे हैं इनको पहले कर लिया जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेकंड फेज है, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस होती है। रिवीजन पे पहले तो जो है क्लासरूम एक्टिविटी को, किताब पढ़ना, नोट्स पढ़ना, क्लासरूम एक्टिविटी को रिवाइज करना, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। उसके बाद जितना आपके पास टाइम बच गया है, 5 दिन से एलोकेट किए थे आपने, 5 में से 4 दिन गुजर गए, 1 दिन बचा है, तो 1 दिन में जितने सवाल कर सकते हो हर चैप्टर के 2-2 3-3 करो, और उसी अंदाज में जैसे सिखाया हुआ है अनसीन क्वेश्चन करने का तरीका, सोल्यूशन की हेल्प के बगैर जितना समझ आता है करो, जहाँ फंसते हो दमशल लो, सवाल कंप्लीट करो। इस अंदाज में प्रैक्टिस करनी है आपने, और सवाल कंप्लीट करने के बाद फिर सोल्यूशन से कंपेयर करो जाके कि क्या किया, कितना उसमें नंबर स्कोर किया, और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस। जी कोई और सवाल? मॉक आपका आएगा, आइडली आपका मॉक फर्स्ट रिवीजन के बाद आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन के बाद आप जब मॉक में आओगे, आप एक रिवीजन कंप्रीहेंसिवली कर चुके हो, उसके बाद आपको मॉक मिल रहा है समवेयर कोई 20-22 के करीब आपको मॉक मिलेगा। प्लान में मैंने तो ये सजेस्ट किया कि 20 के आसपास मॉक करें, ताकि बच्चा एक थॉरो रिवीजन कर चुका हो। तो एक थॉरो रिवीजन के बाद जब मॉक में आप बैठते हो, तो मॉक विल गिव यू इनसाइट कि आपका कोई एरिया कमज़ोर है, क्योंकि सवाल पढ़ने में आपको दिक्कत हुई, चैलेंज हुई, तो मॉक का तो फ़ायदा यही है ना कि आपको पता लग जाता है यार ये इस एरिया के सवालों में दिक्कत हुई है, इसका मतलब इस एरिया को मुझे ज़रा एक एक्स्ट्रा 2-4-6 घंटे लगा के इस पर ज़रा तवज्जो दे लेनी चाहिए। तो जो इश्यूज़ हों उसको आप, उसकी स्ट्रेटेजी उसके मुताबिक आप डिवाइस करते हो। जी कोशिश इंशाअल्लाह यही होगी कि मॉक आपको अनसीन मिले, इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि अनसीन मॉक दिया जाए। तो एक आध कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो वो अलग बात है, कोशिश ऐसे करेंगे इंशाअल्लाह कि अनसीन मिले मौका आपको। जी जी बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में वैसे तो हम एक दिन मिलेंगे इंशाअल्लाह, एक सेशन हम रखेंगे समवेयर मिड फरवरी के आसपास, जब आप उसकी वीडियो हम अपलोड करवा देंगे। उसका मकसद लेकिन होगा वो सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड सेशन होगा वो, जिसमें आपके इश्यूज हुएंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। और उसमें मैं जनरली लास्ट 24 आवर्स की बात दोबारा कर देता हूँ, लेकिन इसमें की जो मैं अगर बता दूँ, ये मैंने बोली हुई है मैं एकदम। और अच्छा इसमें बल्कि उसके रेफरेंस में कहूँगा आप ओरिएंटेशन लेक्चर सुन लेना। ओरिएंटेशन लेक्चर हमारा यूट्यूब पे पड़ा होता है, अब तो वैसे ही पोर्टल काफ़ी बच्चों के पास होगा, लेकिन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो ज़रूर सुनिएगा, उसमें सारी बातें मैंने की हुई हैं। लेकिन मैं अगर क्विक रिवीजन दूँ
तो मैंने आपको बहुत तवज्जो तो दिलवाई हुई है कि कॉस्ट काउंटिंग के पेपर में लास्ट डे रिवीजन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जामिनेशन डे से एक दिन पहले रिवीजन की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। आपने जो कुछ पहले पढ़ लिया वो आपके दिमाग में इंशाअल्लाह रहेगा और आप उसके तहत परफॉर्म कर पाओगे। यू मस्ट प्लान एग्जामिनेशन वाले दिन गुड नाइट स्लीप। 7-8 घंटे की नींद बड़ी ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर से पहले। हर पेपर से पहले नींद ज़रूरी है, लेकिन मे बी लॉ के पेपर से पहले 4 घंटे भी सोए हो चलेगा, लेकिन कॉस्ट के पेपर से पहले 7-8 घंटे की नींद चाहिए आपको। हर पेपर से पहले यू मस्ट टेक गुड ब्रेकफास्ट, नाश्ता अच्छा करके जाना होता है पेपर में, ताकि आपके दिमाग को ग्लूकोज मिलती रहे, काम करता रहे। मैं जैसे एग्जाम में जैसे मैं कहता मैं चॉकलेट या कैंडीज़ लेकर जाता था, ग्लूकोज दिमाग को मिलती है, दिमाग काम बेहतर करता है। तो मुझे जहाँ पे एग्जाम में कोई थोड़ी सी टेंशन फील होती थी, मैं कैंडी या चॉकलेट की एक बाइट लेता था, उससे बहुत आपको सूदिंग इफेक्ट आता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, नींद का ख्याल रखना है। पढ़ाई के दिनों में, बल्कि लास्ट मंथ के रेफरेंस से ये मैं बहुत अहम बात है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, पढ़ना बहुत है तो नींद अपनी कम कर लेते हैं। नींद आपकी पढ़ाई के दिनों में पूरे महीने में 7-8 घंटे चलनी चाहिए। 7-8 घंटे से कम नींद आपको प्लान नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कम सोते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। मतलब मैं अपना एक तजर्बा बताऊँ, हमने एक दफ़ा किया था दोस्तों ने कि हमने एक महीना कैसे गुजारा था कि हमने अपने 24 घंटे का दिन का हिसाब छोड़ दिया था, हमने 30 घंटे का दिन चलाया था। हमने कहा था लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 8 घंटे सोना है, 16 घंटे जागना है। हम 8 घंटे सो के 22 घंटे जागते थे। सोते 8 घंटे थे, लेकिन उस नींद से उसके बाद हम 22 घंटे जागते थे। पढ़ाई की, काम किया, फिर 8 घंटे सोए, फिर 22 घंटे जागे। तो इस तरह में लगता था हमारी नींद एक दिन में वो 24 घंटे में से 8 की बजाय 30 में से 8 घंटे की हो जाती थी। तो प्रोडक्टिविटी हम ज़्यादा टाइम इस्तेमाल कर जाते थे। सोते 8 घंटे थे, ये नहीं थी हमने सोना 6 घंटे कर दिया था, लेकिन हम 30 घंटे में से 8 घंटे सो रहे थे, 24 में से 8 की बजाय। तो ओवरऑल हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ गए, हमें स्टडी आवर्स हमें ज़्यादा मिल गए। सो यू मस्ट प्लान 8 आवर्स स्लीप, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। आम दिनों में खेल कूद है, कैजुअल डेज है, आप कम सोना अफोर्ड करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी पे इतना इफेक्ट नहीं आता। लेकिन एग्जाम डेज में ना खाने पीने पे डंडी मारनी, प्रॉपर आम दिनों में कभी खाना खाया नहीं खाया चलता है, लेकिन पढ़ाई के दिनों में 3 या 5 टाइम भी, मतलब मेरे 3 मील्स के अलावा 2 स्नैक्स भी होते थे। कभी फल जाके खा लिया बीच में जाके, कभी कुछ चाय बिस्किट ले लिया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपकी फ्यूल है आपके दिमाग का। इनको, दिमाग को रेस्ट भी पूरा चाहिए, फ्यूल भी चाहिए। ये चीज़ें उसको दोगे तो ही आपकी स्टडी, रिवीजन इफेक्टिव, प्रोडक्टिव हो पाएगी। हमने सिर्फ किसी को या अपने आप को धोखा तो नहीं देना ना, किताब खुली हुई हम बैठे हुए हैं, दिमाग हमारा चल नहीं रहा। हमने काम करना है, हमने टारगेट हासिल करना है। तो टारगेट हासिल करने के लिए यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिर्फ पढ़ाई के साथ नहीं, बाकी अपनी रूटीन्स को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, आपकी ब्रेक्स, आपकी नमाजें होनी चाहिए, आपकी ब्रेक्स आपकी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठना, उनको याद कराना कि भाई दुआएं करते रहे, दुआएं ना भूलें हमारे लिए। वैसे तो कर ही रहे होते हैं, इनको शक्ल दिखा देना, उनको शक्ल देख के वैसे ही दुआएं निकल जाती हैं उनके मुंह से, उस वक्त जैसी शक्लें बनी होती हैं। तो माँ बाप को शक्ल दिखाना और नमाजें पढ़ना, ये आपकी ब्रेक्स होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट मंथ में कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और ब्रेक जो होनी चाहिए मैंने बता दिया, कॉस्ट की ब्रेक में बीला और बीला की ब्रेक में रिपोर्टिंग या कॉस्ट, ये ब्रेक होंगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह इंशाअल्लाह प्लान करके चलेंगे, अपने आपको सब्जेक्ट स्टडी के समुंदर में डबो देंगे, तो इंशाअल्लाह बड़े प्रोडक्टिव रिजल्ट आएंगे आपके पास इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तो बाकी इंशाअल्लाह मंडे को मिलेंगे, और कोशिश फिलहाल मेरे दिन में यही है कि मंडे को हमारी चीज़ें माइंड अप हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मतलब मंडे को ख्याल है मेरा, लेकिन अगर कोई प्लस माइनस हुआ तो ट्यूसडे का जहन में क्वेश्चन रखिएगा आप जहन में, लेकिन मंडे या ट्यूसडे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।